नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत इतिहास के कुछ क्वेश्चन आंसर को। इससे पहले मैंने एक टेस्ट और भी डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन लोगों ने जो वो वीडियोज़ नहीं देखा है उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज हम दूसरा शुरू करते हैं टेस्ट। और ये है, इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डाले हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे वीडियो के हर अपडेट से जुड़े रहें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन आंसर। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की नियुक्ति का अधिकार डायरेक्टरों को दे दिया गया था? तो ऐसा किया गया था पिट इंडिया एक्ट 1784 के तहत। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी हुई थी। जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हैं ये सब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के थ्रू हुई थी ये भी पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है, भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो ये हो गई थी प्लासी के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, जिन लोगों ने प्लासी के युद्ध के बारे में नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप मेरे चैनल पर जब आएंगे तो प्लेलिस्ट हिस्ट्री की, उसमें सारे आपको ये पूरे टॉपिक मिल जाएंगे, आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अकाल आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी? तो यह हुई थी 1878 में। और ये की गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड लिट्टन द्वारा रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, एक आयोग नियुक्त किया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम जानते हैं प्रथम अकाल आयोग कहते हैं। अगला है, चार्टर अधिनियम के तहत किस व्यापार को छोड़कर शेष व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया था? ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और अगर आपको देखना है तो आप घटना चक्र से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या देख सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। घटना चक्र एक अच्छा माध्यम है आपको अपनी नॉलेज जज करने का। आप वहाँ से उसे देखेंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो अधिनियम था इसके तहत जिस पर एकाधिकार समाप्त हो गया था व्यापार पर, वो था किसके व्यापार पर? तो चाय और चीनी के व्यापार पर। ठीक है। अगला है, रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था में रैयत अपना लगान किसे दिया करते थे? तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसके बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए कि क्या है और किस तरीके से ये लागू होती थी। तो ये 1772 में मद्रास प्रेसिडेंसी किस जगह पे? बारां में सर्वप्रथम लागू की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वप्रथम ये कहाँ लागू की गई थी? तो ये की गई थी बारामहल जिले के सर्वप्रथम लागू की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में एक जो होता था, क्या होता था कि प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार, जो पंजीकृत होते थे भूमिदार, भूमि का स्वामी होता था, जो सरदार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। वो लगान किसे देता था? सरकार को लगान देने के लिए वो उत्तरदायी होता था। और जो भूमिदार होता था उसके पास एक और चीज़ होती थी कि भूमिदार भूमि को रखने और बेचने का अधिकार भी भूमिदार के पास होता था। इस व्यवस्था में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि यह व्यवस्था कितने प्रतिशत भूमि पर लागू होती थी? तो ये 51%, 51% भूमि पर ये लागू होती थी। अब क्या है, यह जो आगे भी और बढ़ी तो यह बम्बई, मद्रास एवं असम में भी इसे लागू किया गया था। और इसे किसके द्वारा लागू किया गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये लागू किया गया था कैपिटल रीड तथा थॉमस मुनरो के द्वारा इसे लागू किया गया था। जो जमींदारी व्यवस्थाएं हैं पूरी उसी के बीच में, उसी में ये है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था कब और कहाँ लागू की गई थी? तो महालवाड़ी व्यवस्था जो थी 1819 में, इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम लॉर्ड मैकेंजी द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? हॉर्ड मैकेंजी के द्वारा इस प्रस्ताव को 1819 में लाया गया था। और इस प्रस्ताव को 1822 में रेगुलेशन 7 के द्वारा कानूनी रूप इसे दे दिया गया था। ये भी पूछा जाता है कई बार कि इसे कानूनी रूप कब दिया गया था? तो ये रेगुलेशन 7 के तहत 1822 में इसे कानूनी रूप प्रदान कर दिया गया था। और यह व्यवस्था जो लागू की गई थी वो की गई थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में इसे सर्वप्रथम लागू किया गया था। इसमें भूमि का कितना प्रतिशत होता था? इसमें भूमि का 30% हिस्सा होता था। अब इसमें क्या है,
जिसमें जो लगान की दर होती थी वो कुल उपज का 80% होती थी। ये देखिए कितना ज़्यादा लगान लिया जाता था, 80% लगान लिया जाता था। सरकारी लगान को एकत्र करने के प्रति पूरा माहौल, मतलब जो पूरा क्षेत्र होता था वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता था। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बंदा जिम्मेदार होगा। जिस जगह पर ये भूमि की प्रथा लगाई जाती थी उस समस्त क्षेत्र को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता था। महाल के अंतर्गत छोटे एवं बड़े सभी स्तर के जमींदार आते थे। अब है कौन सा गवर्नर जनरल कवि, उपन्यासकार एवं निबंध लेखक तथा साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन को हम सब इस नाम से जानते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट घटना चक्र से लिए हैं मैंने, और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। किसके आधार पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी? तो किसके आधार पर की थी? ये की थी इन्होंने सर जॉन के समय पर इसे लागू किया था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को इसे लागू किया गया था। ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि स्थायी बंदोबस्त किस समय लागू किया गया था, किस गवर्नर जनरल के समय पर लागू किया गया था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कितनी प्रतिशत भूमि ली जाती थी, इसके विषय में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, और सब सर्वप्रथम कहाँ ये लागू किया गया था। तो इसी व्यवस्था को इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। इसमें बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूलने की जमींदारी प्रथा को आधिकारिक तौर पर चुना गया था। अगला है धन के बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ की विचारधारा के प्रतिपादन एवं समर्थन में किस राष्ट्रवादी नेता ने योगदान, क्या कह रहा है कि किस राष्ट्रवादी नेता ने योगदान नहीं किया था? तो ये जो नहीं किया था योगदान, वो नहीं किया था D.R. मार्गिल ने। इसमें समर्थन नहीं पूछा है, इसमें पूछा गया है कि किसने योगदान नहीं दिया था, तो वो थे D.R. मार्गिल। एक स्टेटमेंट है जो कि कई बार पूछा जाता है कि भारत का धन ही भारत से बाहर जाता था और वही धन भारत को ऋण के रूप में वापस दे दिया जाता था, जिसके लिए उसे धन ब्याज के रूप में जुटाना पड़ता था, और यह सब एक दुष्चक्र था जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दादा भाई नौरोजी का। अभी मैंने जो पीछे डिस्कस किया है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, इसकी पूरी थ्योरी मैंने हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से चाहें तो देख सकते हैं। अगला है कि भारत में जो रेल पद्धति थी उसका निर्माण किस पद्धति के अंतर्गत किया जाता था? तो वो गारंटी पद्धति के अंतर्गत। अगला है किस अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक राशि का प्रावधान किया गया था? तो यह किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कर एग्ज़ाम में से पूछा जाता है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं वाकई, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जितना पढ़ना उतना ही क्वेश्चन आंसर को अटैम्प्ट करना। आप कभी जितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप एक वीक में कम से कम जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसके रैंडम आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और तभी आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें कितनी अच्छी साबित हुई। अगला है किस अधिनियम के तहत नियंत्रण मंडल व निदेशक कोड की समाप्ति की गई थी? तो ये की गई थी भारतीय सरकार अधिनियम 1858 के तहत। चाहे तो आप, अगर आपको ये क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं तो आप इनका एक नोट्स बना लीजिए और अपने हिसाब से भी उसमें फैक्ट्स लिखिए, और जो मैं बता रही हूँ वो भी आप लिख लीजिए, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ी आसानी होगी इनको देखने में। और अगर आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, क्योंकि कई बार चीज़ें ना पढ़ने से ज़्यादा आपको सुनने में समझ आ जाती हैं, तो आप अगर फॉलो करते हैं मुझे, तो आप इसको जब लर्न करेंगे या क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप घटना चक्र लगाइएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो आपको बहुत आसानी होगी, आप जल्दी से क्वेश्चन आंसर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये है। अब अगला है दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन का बहिर्गमन का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है? तो ये किया है इन्होंने इंग्लैंड डेट टू इंडिया, कि किस तरीके से भारत का जो धन है वो विदेशों की ओर जा रहा है। होता क्या था कि भारत से ब्रिटिश कच्चा माल के तौर पर ले जाते थे सारी चीज़ें यहाँ से, और पका हुआ माल, क्योंकि वहाँ पर सारी क्या थी, इंग्लैंड में जितनी भी फैक्ट्रीज थी सारा यहाँ के कच्चे माल से उत्पादन करती थी, और वो सारा का सारा भारत में हाई ड्यूटी लगा के बाजार के तौर पर यहाँ पर वो बेचा जाता था। अगला है सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग का आरंभ कहाँ और कब किया गया था? तो यह जो किया गया था
पहला सफल कारखाना खोला गया था कवास-जी डाबर द्वारा 1854 में मुंबई में लगाया गया था। ये सारी डेट और फैक्ट आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो। प्रथम चीनी कारखाना कहाँ और किस सन में लगाया गया था? तो ये लगाया गया था मेहरौरा 1909 बिहार में। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो अगला, प्रथम चीनी कारखाना, ये भी हो गया। भारत में जूट का प्रथम कारखाना किस सन में लगाया गया था? ये भी देखिए पूछा गया कि किस सन में लगाया गया है। तो ये लगाया गया था 1854 में। किस सन में? 1854 में। फिर है 20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की लहर सर्वप्रथम कहाँ से उठी थी? तो वो उठी थी बंगाल से। चाहे वो राजनीतिक लहर हो, ये तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, आप थोड़ा समझ सकते हैं। जितनी भी राजनीतिक लहर थी या सामाजिक सुधार की लहर थी, ज़्यादातर ना सब बंगाल के गढ़ ही थे। बंगाल से ही इन सब चीज़ों की जो राष्ट्रीय आंदोलन में आगे जब पढ़ेंगे तो उन सारी चीज़ों में ये जो चीज़ें हैं वो सबको ज़्यादातर बंगाल से ही उठी हैं, क्योंकि बंगाल में बुद्धिवादी नेता और पूरा वहाँ पे शिक्षा का प्रचार प्रसार ठीक था। तो उस समय पर सबसे ज़्यादा चीज़ें वहाँ से ही आगे पूरे देश में फैली। अगला है राजा राम मोहन राय द्वारा फारसी भाषा में लिखी पुस्तक तोहफत अल मुअद्दिन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक स्वरवादियों का उपहार। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि इस पुस्तक का अर्थ क्या है, या फिर कई बार ये पूछ लेते हैं कि तोहफत अल मुअद्दिन दे देंगे और पूछेंगे ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ये सारा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं एक बार फिर कहूँगी आपको कि आप ये सारे जो पॉइंटर्स हैं, जो पॉइंट हैं, आप इन्हें कहीं पर नोट डाउन कर लें तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। और फॉलो अगर करना है आपको ना, तो किसी हमेशा क्या है ना, यूट्यूब पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन अगर आप हर किसी के यहाँ जाके 2-4 वीडियोज़ देखेंगे फिर आप ऐसे देखेंगे तो आप कभी भी समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ क्या था कि जब भी आपको कोई चीज़ समझनी है तो आप किसी एक बंदे को फॉलो करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप और जगह मत देखिए व्यूज़, लेकिन आप जब जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं करंट के लिए तो उन्हें कर सकते हैं। अच्छा उनका वीडियोस होते हैं और अच्छी डिटेल वो देते हैं। उनके पास टीम भी बहुत अच्छी है तो वो बहुत अच्छे से गाइड करती है। एक है आलोक सिंह, वो भी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं चीज़ों को और बहुत अच्छे से बताते हैं। तो अच्छे कुछ चैनल्स देखिए और आप अपनी पढ़ाई में अच्छा सा अपना जो भी आप अपने एफर्ट डाल सकते हैं उनको डालिए। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।